हेलो स्टूडेंट्स। तो हम फिर से आ चुके हैं अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारा जो मार्च से हमारी एग्जाम जो है चालू हो जाना है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम जो है वीडियोस लेकर आए हैं और इसमें हमें ये देखना है कि भाई हमारे जो मार्च से एग्जाम जो चालू हो रहे हैं उन एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये मेरे पास जो पेपर है ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का पेपर है जो 2022-23 का 2022-23 का पेपर है, मेजर 1 का, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के क्या कुछ क्वेश्चन आए हैं इन पे चर्चा करेंगे। क्या इसके आंसर हो सकते हैं उसके ऊपर भी हमें चर्चा करना है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे इसकी एक कंप्लीट सीरीज हम चलाएंगे जिससे आपका, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो वही रिपीट होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हमें चर्चा करना है कि कैसे क्या क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब बात आती है कि सर हमारे पास पेपर में थोड़ा सा बदलाव है, तो बिल्कुल पेपर में सर थोड़ा सा बदलाव है। पहले 2 पेपर होते थे मेजर के, इस साल से जो है वो हमारे मेजर के 3 पेपर होंगे। लेकिन सर सिलेबस में क्या बहुत बड़ा बदलाव है? तो मैं कहूंगा कि सर 70% जो सिलेबस है वो वही है। कैसे? आपकी हर यूनिट में, हर जो पेपर है उसके अंदर यूनिट 1 जो है वो चेंज हुई है, अगर हम पेपर 1 की बात करें तो भी और पेपर 2 की बात करें तो भी। और पेपर 3 जो है वो सेकंड ईयर में जो होता था आपका वो फर्स्ट ईयर में दे दिया है। तो ऐसे करके 3 पेपर है। यूनिट 1 जो है वो थोड़ा सा चेंज है, जिसके अंदर प्राचीन भारतीय जो ज्ञान है माइक्रोबायोलॉजी का उसके बारे में दिया है। अब जो सेकंड यूनिट है वहां से लेके जो आने वाली 4 यूनिट है, मतलब टोटल एक पेपर में 5 यूनिट है, उसकी 4 यूनिट एज इट इज वही है जो पहले थी पेपर 1 में भी, इंक्लूडिंग पेपर 2 में भी। तो हमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। इनमें से आपके पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आने की संभावनाएं जो है वो हो जाती है। तो हमारे पास कैसा क्या पेपर आता है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर शायद एक पेज मिस हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई माइक्रोबियल वर्ल्ड का क्या मतलब है और जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को समझाना है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के संसार से आप क्या समझते हैं और जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जिसको हम रोग का रोगाणु सिद्धांत कहते हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगला है माइकोप्लाज्मा की पहचान, लक्षण पर लेख लिखिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। भाई माइकोप्लाज्मा की पहचान करना है, उसके सामान्य लक्षण लिखना है। ठीक है, उसमें एक शॉर्ट नोट लिखना है माइकोप्लाज्मा के ऊपर। राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिसिलियम। भाई पेनिसिलियम के सामान्य लक्षण लिखना है, एक फंगस है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे वो हमें बताना है। अगला कार्ल वुश का 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बताना है। हमें ये बताना है कि कार्ल वुश का 3 डोमेन क्लासिफिकेशन क्या था। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखना है। राइट द आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस। ये राइजोपर लिखा गया है पेपर में, मिस्टेक है, तो राइजोपस लिखना है। हमको क्या देखना है कि यूकैरियोटिक के क्या लक्षण है और राइजोपस के क्या लक्षण होंगे। ये पेपर थोड़ा सा रिपीट हो गए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गए, लेकिन वो क्वेश्चन जो है मेरी जो पीपीटी सॉल्व पीपीटी में लेके आया हूँ, इसके अंदर आपको जो है प्रॉपर पूरे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे क्या क्वेश्चन पूछे इन पे कोशिश करेंगे हम कि जितना ज्यादा हो सकेगा इस पेपर को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और रिमेनिंग जो बचेगा उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। क्या दिया हुआ है भाई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हमसे सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है। वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में हमको 50 वर्ड हर एक क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब क्या है, जैव उत्पत्ति के सिद्धांत का क्या मतलब है, ये हम पढ़ के आए हैं। हालांकि 12th बायोलॉजी में भी हम इवोल्यूशन में पढ़ के आए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि स्टेट दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो सजीव है उनकी उत्पत्ति पहले से जो सजीव थे उनसे ही हुई है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। भाई ये किस प्रोसेस से हो रही है? तो थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से क्या हो रहा है कि जो पहले से जो जीव है उनसे आने वाले जीव की उत्पत्ति होती है। सिंपल है कि भाई कोई नए जीव बन रहे हैं तो वो पहले से जीव है उसी से बन रहे हैं। ठीक, तो यहां पर ये थ्योरी किसको फेल करती है? ये थ्योरी स्वतः जनन का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, उस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के बाद थ्योरी आती है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको किसने प्रपोज किया था? तो फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंजी और लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई साइंटिस्ट कौन कौन से इन्वॉल्व है, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंजी और लुइस पास्चर। ये क्या कहते हैं? ये स्वतः जनन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव करते हैं और अपनी एक थ्योरी देते हैं जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसमें वो कहते हैं कि जो सजीव हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सडनली कहीं से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, वो पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, पहले से जो मौजूद जीव है, उन्हीं से जो नए जीव है वो बन रहे हैं। इसी को हम कह रहे हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। किसको डिस्प्रूव किया है सर? हमने डिस्प्रूव किया है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। अगली बात आती है कि सर प्रियॉन और वायरॉइड क्या होंगे? प्रियॉन और
वायरॉइड क्या होंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए। सर नॉर्मल केस में अगर हम देखें तो हमारे पास एक वायरस होता है। अब वायरस में स्ट्रक्चर आपने खूब पढ़ा है, कौन सा स्ट्रक्चर? सर टीएमवी का स्ट्रक्चर हमने खूब पढ़ा है ना, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए कि सर वायरस के अंदर क्या है, एक प्रोटीन कोट है सर, प्रोटीन कोट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कैप्सिड कह रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड में क्या होते हैं, कैप्सिड की एक यूनिट कैप्सोमियर, कैप्सोमियर होती है, ठीक है। कितने हैं टीएमबी में? 2130, 2130 कैप्सोमियर होते हैं, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर सर हमने देखा था कि सर इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि भाई किसी वायरस के अंदर दो चीजें हैं, एक प्रोटीन कोट है, एक जेनेटिक मटेरियल है। अब बात आती है कि ये दोनों चीजें वायरस के अंदर तो दोनों चीजें हैं, वायरस के अंदर प्रोटीन कोट भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है। अब जेनेटिक मटेरियल वायरस में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं। अब बात आती है कि वायरस में दोनों चीजें, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल, लेकिन यहां पर दूसरी चीज आ जाती है कि सर जो प्रियॉन है, प्रियॉन है और दूसरा हमसे पूछा है वायरॉइड है, वायरॉइड है, तो प्रियॉन में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। तो प्रियॉन में केवल क्या है सर, प्रियॉन में केवल प्रोटीन है। वायरॉइड में क्या है सर, वायरॉइड में होता है आरएनए, मतलब केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल भी था और प्रोटीन भी था। जबकि प्रियॉन और वायरॉइड की बात करें तो वायरस के दो टुकड़े कर दें, अगर हम सिंपल भाषा में कहें वायरस के दो टुकड़े कर दें तो प्रियॉन और वायरॉइड बन जाएंगे। टेक्निकली ऐसा नहीं है, खाली मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि प्रियॉन मतलब वायरस के अंदर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल भी है, लेकिन प्रियॉन के अंदर केवल प्रोटीन है और वायरॉइड के अंदर केवल आरएनए पाया जा रहा है। तो ये हो गया प्रियॉन और वायरॉइड, यही कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, इनको लिख के आना है हमको, ठीक है। और क्या कुछ कॉज करते हैं, यहां पर लिखा हुआ भी है भाई, यहां क्या लिखा है, ये प्रियॉन जो होते हैं ये मेड काउ डिसीज कॉज करते हैं, मेड काउ डिसीज, क्योंकि ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीज होती है, ठीक है। दूसरा एक डिसीज और है शिप, जो भेड़ होती है इसके अंदर एक स्क्रैपी डिसीज होती है, स्क्रैपी डिसीज, ये कॉज करने का काम भी कौन करते हैं, हमारे पास प्रियॉन करते हैं। वायरॉइड की बात करें तो ये स्मॉल नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, जो वायरॉइड किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, पौधों के अंदर इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। और पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर जो डिसीज होती है वो हमारी किससे हो रही है, वायरॉइड से हो रही है, ये हमें ध्यान रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कुछ है, यूग्लिना के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं यहां पर, ठीक है भाई। तो कैसे होते हैं सर, फ्लैजिला पाया जा रहा है, आउटर कवरिंग जो है वो पेलिकल पाई जा रही, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट भी यहां पर पाया जा रहा है। तो क्या कुछ जनरल फीचर है यूग्लिना की, इनको देख लेते हैं। सर यूग्लिना जो है यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी है। फ्लैजिला हमने देखा फ्लैजिलेटेड है, जो मूवमेंट करने के काम में आ रहा है, ठीक है। दूसरा इनमें यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है, मतलब इनके अंदर सुविकसित केंद्रक वेल डेवलप न्यूक्लियस जो है वो पाया जा रहा है, इसलिए हम इनको यूकैरियोटिक कह रहे हैं, ठीक है। अगला है साइज क्या है सर, 15 से लेके 500 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलता है। अगला क्या है, अगला है फ्लेक्सिबल पेलिकल पाया जा रहा है, इनका जो पेलिकल है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब इनका शेप जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगला जो है क्लोरोप्लास्ट भी इनके अंदर हो सकता है, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। इनके ऊपर आई स्पॉट होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यहाँ पर जो परासरण की प्रक्रिया उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, संकुचनशील रिक्तिकाएं जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इसका क्या मतलब है कि सर मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये प्रकाश संश्लेषी भी है, मतलब स्वयंपोषी भी होंगे, ऑटोट्रॉप्स भी होंगे, ऑल्सो ये जो है हेट्रोट्रॉप्स भी होंगे, परपोषी भी होंगे। तो इनको हम क्या कह सकते हैं सर, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो जो है कह सकते हैं। रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, मतलब विखंडन की जो प्रक्रिया है, द्विखंडन की। बाइनरी फिजन मतलब जैसे ये कोई सेल है तो ये ऐसी खड़े दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड होना बाइनरी फिजन कहलाता है। तो द्विखंडन की प्रक्रिया जो बाइनरी फिजन की प्रक्रिया होती है, इससे जो है ये डिवाइड होते हैं, इनको कह रहे हैं हम यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सर अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब यहां देखेंगे कि इंजीनियरिंग का क्या मतलब हुआ। हमने कहा कि सर जो जीन है उनके अंदर कोई चेंज कर दो, ठीक है। नॉर्मली हम घर बनाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई एक नॉर्मल एक एरिया में एक सिंपली एक मकान बनाया जाएगा तो वो एक सिंपल डिजाइन से बनेगा, लेकिन एक इंजीनियर अगर उसकी डिजाइन देता है तो उसकी डिजाइन चेंज कर देता है। तो जैसे हम घर की डिजाइन चेंज करते हैं इंजीनियरिंग के थ्रू, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डीएनए है, हमारा जो जीनोम है, उसकी जो डिजाइन है उसको चेंज कर दें, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग,
ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब होता है कि भाई कोई डीएनए है, इसको आप ब्रेक करो और इसके अंदर कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस इंटरेस्ट वाले जीन को आप चाह रहे हो उसके अंदर कोई दूसरा जीन को ऐड कर दो। ये नॉर्मल डीएनए था और इसके अंदर हमने कोई दूसरा जीन जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने डीएनए को क्या कर दिया, रिकॉम्बाइन कर लिया। ये हम बहुत अच्छे से 12th में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में पढ़ के आए हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर या तो इंसर्शन कर देते हैं, कोई जीन को इंसर्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, डिलीशन कर देते हैं मतलब कोई जीन को निकाल देते हैं, या मॉडिफाइंग कर देते हैं मतलब किसी जीन को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये होती है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कि किसी भी जीव के जीनोम जो होता है, किसी जीव का जो डीएनए का संरचना है, उस संरचना के अंदर हम कोई बदलाव कर दें। बदलाव करने के लिए या तो आप कोई जीन लाके जोड़ दो, या उसके अंदर से कोई जीन को डिलीट कर दो, या उसके अंदर जो जीन है उसको मॉडिफाई कर दो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगली बात आती है कि सर ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स एक पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है किधर, बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ। ये जो आउटर लेयर आपको ग्रीन कलर से दिख रही है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। देखो ये ब्लैक कलर से दिख रही है, ये क्या है, ये आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो दिख रही है आपको, इसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारी सेल वॉल, ठीक। इसके बाद जो हमको आउटर लेयर दिख रही है, यहां पर लिखा हुआ नहीं, ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, इसको अगर हम देखें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम कैप्सूल और सलाइम लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सलाइम लेयर और दूसरा होता है कैप्सूल, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स को दो पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं, एक होता है सलाइम लेयर और दूसरा होता है कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब होता है कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है थिक होता है। कैसा होता है, थिक होता है, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक के लिए, कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट हो जाता है मतलब उसके ऊपर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता। किसकी वजह से, कैप्सूल की वजह से। सलाइम लेयर क्या होती है, ये एक थिन लेयर होती है, थिन लेयर होती है, इसका एंटीबायोटिक से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो जो कैप्सुलेटेड होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कैप्सुलेटेड होते हैं, उनके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कैप्सूल और सलाइम लेयर हमने देख लिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसको हमने देख लिया, दो पार्ट में हमने समझा इसको, एक सलाइम लेयर और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, वो है कैप्सूल। तो ये हमने सेक्शन 1 जो है वो इसमें कवर कर लिया है इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में हम इसका सेक्शन बी करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, अभी हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए, इसके बाद हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे और फिर उसकी अगली वीडियो में सेक्शन सी को कवर करेंगे, जिसमें हम जिसके अंदर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।